नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हेमा स्वागत करती हूँ आपका अपने कॉलेज शमशेर बहादुर सक्सेना कॉलेज ऑफ लॉ सिचुएटेड इन मकड़ौली कला रोहतक के इस फेसबुक पेज पर। मैं 5 ईयर कोर्स की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ ऑनरेबल डायरेक्टर सर का, जिन्होंने हम बच्चों के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहाँ पर हम लोग अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सभी टीचर्स का, जिन्होंने लाइव लेक्चर सीरीज के माध्यम से हम बच्चों की स्टडी को कंटिन्यू रखा। मैं स्पेशली धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे टीचर मिस प्रियंका सिंधु मैम का, जिन्होंने इस लाइव प्रेजेंटेशन के लिए मुझे इतना मोटिवेट किया और इनकरेज किया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे कॉलेज द्वारा कॉलेज के फेसबुक पेज पर मेरा कॉलेज मेरा अभिमान नामक एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें पहले पोस्टर मेकिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया और अब उसी के माध्यम से बच्चों की लाइव प्रेजेंटेशन सीरीज शुरू की जा रही है। मैं इसी अभियान के तहत आप लोगों के साथ अपनी प्रेजेंटेशन डिस्कस करूंगी, शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जुड़ गए होंगे। तो शुरू करते हैं। मेरा आज का डिस्कशन का टॉपिक है अरेस्ट ऑफ पर्सन्स। अरेस्ट ऑफ पर्सन्स को हमारे सीआरपीसी के चैप्टर 5 में दिया गया है। सेक्शन 41 to 60A इसके प्रोसीजर को दिखाता है कि इसमें कब, कौन, कैसे, उसके क्या क्या राइट एंड ड्यूटीज हैं, अरेस्ट कर सकता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ अरेस्ट। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, अरेस्ट होता है गिरफ्तार करना, लेकिन जो हमारी टर्म है अरेस्ट, इसे किसी भी सेक्शन एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है, ना ही इसे इंडियन पेनल कोड के अंदर और ना ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर हमारे सीआरपीसी में भी इसे डिफाइन नहीं किया गया है। तो हम इसका मीनिंग देखते हैं। अरेस्ट मीन्स द डिप्राइवेशन ऑफ पर्सन बाय हिज लिबर्टी बाय लीगल अथॉरिटी और एट लीस्ट बाय अपीरेंट लीगल अथॉरिटी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बाय हुम अरेस्ट बी मेड, कि अरेस्ट कौन कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। जनरली हम लोग जानते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन अरेस्ट कर सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पुलिस ऑफिसर कब, कहाँ और कैसे अरेस्ट कर सकता है। हमारा अरेस्ट दो प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अरेस्ट। एक होता है विद वारंट के, जो कि मजिस्ट्रेट इशू करता है, और एक होता है विदाउट अरेस्ट वारंट के। जनरली केसेस में जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, बेलेबल होते हैं, उनमें वारंट के साथ ही अरेस्ट किया जाता है। मोस्टली केसेस में वारंट के साथ अरेस्ट किया जाता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस ऐसे होते हैं जिनमें विदाउट अरेस्ट वारंट के भी अरेस्ट किया जाता है। तो जो हमारा सीआरपीसी का सेक्शन 41 है, वो हमें बताता है कि व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट अरेस्ट वारंट। सबसे पहले अगर कोई पर्सन कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में, तो वो उसे विदाउट अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, अब हम ये बात करते हैं। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, उनका नेचर ऑफ क्राइम बहुत ही सीरियस होता है। ये हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 2C के अंदर डिफाइन किए गए हैं। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया या फिर रेप, ऐसे जो जिनका नेचर ऑफ क्राइम सीरियस होता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई रीजनेबल कंप्लेंट है या फिर कोई सस्पेंशन है, संदेह है, तब भी पुलिस उसे विदाउट अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकती है। लेकिन जब उस पर्सन के जिसने अपराध किया है, जिस अपराध के खिलाफ उसके अगेंस्ट कंप्लेन दर्ज करवाई गई है, उसमें जो उसकी पेनल्टी है वो या तो उम्र कैद होनी चाहिए या फिर डेथ सेंटेंस होनी चाहिए। फिर चाहे वो फाइन के साथ हो या विदाउट फाइन, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसे विदाउट अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकती है। जब पुलिस उस पर्सन को विदाउट अरेस्ट वारंट के अरेस्ट करती है, तो वो उसके लिए कोई पेनल्टी या फिर दंडादेश नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर रीजंस की वजह से उसे अरेस्ट किया जाता है। अब हम रीजंस को डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले कि वो ऐसा ही कोई और ऑफेंस कमिट ना करे। अब पर्सन है, उसने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, उसे खुला छोड़ दिया गया, तो वो कोई और ऑफेंस कमिट ना करे, इसलिए भी उसे विदाउट अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोई रुकावट ना करे, इसलिए भी उसे विदाउट अरेस्ट वारंट के अरेस्ट किया जाता है। और वो जो ऑफेंस प्लेस है वहाँ से कोई एविडेंस मिटाने की कोशिश ना करे, तब भी उसे विदाउट अरेस्ट वारंट के अरेस्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर वो उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो वो जो विटनेसेस हैं उन्हें डराने धमकाने की कोशिश ना करे, इसलिए भी उसे विदाउट अरेस्ट वारंट के अरेस्ट किया जाता है। अब कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उद्घोषित अपराधी, उसे भी विदाउट अरेस्ट वारंट के अरेस्ट किया जाता है। प्रोक्लेम्ड अपराधी मतलब कि जो उद्घोषित अपराधी है वो हमारी गवर्नमेंट द्वारा अपराधी घोषित कर दिया जाता है, तब उसे उद्घोषित अपराधी कहते हैं। या फिर जो आए दिन सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज़पेपर में अपने अपराधों के कारण चर्चित रहता है। या फिर किसी पर्सन के पास से कोई ऐसी वस्तु मिलती है जो कि ऑफेंस से रिलेटेड होती है या फिर चुराई गई होती है, तब भी उसे विदाउट अरेस्ट वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। या फिर वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करता है, तब भी उसे विदाउट अरेस्ट वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। अब मान लीजिए कोई पर्सन लॉफुल कस्टडी में है और वो वहाँ से एस्केप करने की कोशिश करता है, तब भी उसे विदाउट अरेस्ट वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मान लीजिए कोई एस्केप करने में सक्सेस पा लेता है, वो भागने में सफल हो जाता है, तो जो हमारी पुलिस है वो उसका पीछा कहाँ तक कर सकती है? तो इंडिया की टेरिटरी के अंदर तो वो उसे कहीं से भी पकड़ सकती है। मान लीजिए वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी जाता है तो इंडिया के तो किसी भी कोने से उसे अरेस्ट कर सकती है, लेकिन अगर वो इंडिया के बाहर चला जाता है तो हमारी इंडिया की पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सकती। इसके अलावा CRPC के सेक्शन 356 के अंदर क्लोज 5 है, उसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं, जो उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता उसे भी विदाउट अरेस्ट वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। अब वो कंडीशंस क्या क्या हैं एग्जांपल के तौर पर लेके चलते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन को उम्र कैद की सजा है, लेकिन उसके जेल में बिहेवियर को देखते हुए या फिर किसी और रीज़न की वजह से उसकी सज़ा कुछ कम कर दी गई है, लेकिन जब उससे आज़ाद किया जाता है तो उसके ऊपर कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं जो उसे बाहर निकलने के बाद फुलफिल करनी पड़ती हैं। अगर वो उन सभी शर्तों का उल्लंघन करता है, उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता, तब भी उस कंडीशन में पुलिस उसे विदाउट अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकती है। या फिर कोई पर्सन हमारी आर्म्ड फोर्स यूनियन का डिजर्शन करता है, तब भी पुलिस उसे विदाउट अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल केसेस में सिर्फ सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग ही पुलिस विदाउट अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकती है, अदरवाइज नॉन कॉग्निजेबल केसेस में विदाउट अरेस्ट वारंट के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अब हमारा सेक्शन 42 क्या बोलता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई रिजनेबल कंप्लेंट है या फिर पुलिस को उसके ऊपर शक है, तो पुलिस उससे छानबीन करती है, उसके बारे में उसका नाम, रेजिडेंस पता करने की कोशिश करती है। अगर वो उसे बताने में आनाकानी करता है या फिर नहीं बताता है, तब भी पुलिस उसे विदाउट अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकती है, लेकिन 24 आवर्स से ज़्यादा वो उसे अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती विदाउट अरेस्ट वारंट के। जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, अगर 24 आवर्स के अंदर भी वो अपना नाम, रेजिडेंस नहीं बताता है तो उसे अरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। और अगर इस बीच वो अपना नाम, रेजिडेंस बता देता है तो उसके खुद के बॉन्ड पर या फिर श्योरिटी के बॉन्ड पर उसे आज़ाद कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो कोई फॉरेनर है तो इंडिया के अंदर जो भी उसका रिलेटिव होगा उसके बॉन्ड पर उसे आज़ाद कर दिया जाता है। अब एक क्वेश्चन और भी अराइज होता है कि क्या हम, और कभी कभी हमारे माइंड में आता है कि क्या हम और आप भी किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं? तो यस, एक प्राइवेट पर्सन भी किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। ये हमारा CRPC का सेक्शन 43 बात करता है कि एक प्राइवेट पर्सन कब कब किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जब वो उन कंडीशंस को फुलफिल करता है तभी एक प्राइवेट पर्सन किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। सबसे पहले कि उस पर्सन ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो उस पर्सन के सामने जो कि उसे अरेस्ट करता है, उस कंडीशन में वो उसे अरेस्ट कर सकता है। या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, उस कंडीशन में भी वो उसे अरेस्ट कर सकता है।
प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, एक उद्घोषित अपराधी जिसे हमारी गवर्नमेंट द्वारा अपराधी घोषित कर दिया गया हो। जब वो उसे अरेस्ट करता है तो उसे तुरंत उसे पुलिस कस्टडी में देना होता है। अदरवाइज अगर वो 24 आवर्स से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में उसे पहुंचाने में नाकाम होता है 24 आवर्स से पहले, तो पुलिस के पास जाने के बाद पुलिस को उसे छोड़ना पड़ता है और पुलिस उस मामले की दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करती है। और अगर उस मामले में वो फिर भी ऑफेंडर पाया जाता है तो पुलिस उसे दोबारा से अरेस्ट करती है। अब हम बात करते हैं मजिस्ट्रेट की, कि क्या एक मजिस्ट्रेट भी किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है? तो यस, एक मजिस्ट्रेट भी किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 44 सीआरपीसी सेक्शन 44 इस बारे में हमें डिफाइन करता है कि एक मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है किसी पर्सन को। जब कोई पर्सन मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में कोई ऑफेंस कमिट करता है, चाहे वो कॉग्निजेबल हो या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है, उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट उसे अरेस्ट कर सकता है, लेकिन अपनी जुरिडिक्शन के अंदर। फिर चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या फिर जुडिशियली मजिस्ट्रेट, वो उसे अरेस्ट कर सकता है। या फिर वहाँ पर कोई और बंदा और कोई पर्सन प्रेजेंट है तो उसे भी वो ऑर्डर दे सकता है उसे अरेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं नोटिस बिफोर अरेस्ट। नोटिस बिफोर अरेस्ट ये हमारे 2008 की अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया है और 2010 में ये इन्फोर्स में आया है। जनरली किसी को भी अरेस्ट करने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया जाता है, लेकिन जब किसी केस में अरेस्ट करना रिक्वायर्ड नहीं होता है, जो अपेक्षित नहीं होता है, तो उस कंडीशन में जो पुलिस है वो जिस पर्सन के अगेंस्ट कोई रीजनेबल कंप्लेंट है उसे एक नोटिस सेंड करती है और एक पर्टिकुलर प्लेस पर मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर उसे अपनी अपीयरेंस देनी होती है। और उस जिस बंदे के अगेंस्ट कंप्लेंट है उसे वहाँ पर अपनी अपीयरेंस देनी होती है। और उस नोटिस के अंदर कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं जो उस पर्सन को फुलफिल करनी होती है। जब वो उन कंडीशंस को फुलफिल करता है तब तक वो आज़ाद रहता है, लेकिन अगर मान लीजिए जब तक अपनी अपीयरेंस देता है तब तक, जब वो किसी रीजन की वजह से अपनी अपीयरेंस नहीं देता है तो उसे अपना वो रीज़न बताना होगा। अगर वो पुलिस को लगे कि हाँ ये रीज़न ठीक है तो उस कंडीशन में तो वो बच जाएगा, लेकिन अगर वो बार बार अपनी अपीयरेंस नहीं दे रहा है और ना ही कोई ऐसा रीज़न बता रहा है जिसके अकॉर्डिंग पुलिस को लगे कि हाँ ये सच में ऐसा होगा, उस कंडीशन में उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। ये हमारा सेक्शन 41 का सब सेक्शन 1 बात करता है कि नोटिस बिफोर अरेस्ट, जिसमें पुलिस के सामने उसे बार बार अपनी अपीयरेंस दिखानी पड़ती है। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट की, कि हमारा जो अरेस्ट है उसे करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है। ये हमारा सीआरपीसी का सेक्शन 46 बात करता है कि अरेस्ट हाउ मेड। सबसे पहले जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने जाता है तो बाय टच एंड कंबाइन हिज बॉडी, यानी कि उसके शरीर को छूकर या उसे अवरुद्ध करके वो उसको अरेस्ट कर सकता है, जब तक वो अपने स्पीच या फिर एक्सप्रेशन से ये ना साफ दिखा दे कि वो उन लोगों के साथ चलने के लिए तैयार है, या फिर हाँ वो उन लोगों के वहाँ से एस्केप करने की कोशिश नहीं करेगा, या फिर उसकी किसी एक्सप्रेशन से लगे कि हाँ भाई आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार है, तब उसे उसके जो अवरुद्ध है वो छोड़ दिया जाता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अगर कोई भागने की कोशिश करता है अरेस्ट करते टाइम, या फिर उन लोगों के साथ चलने के लिए तैयार नहीं होता पुलिस ऑफिसर के साथ, तो जितनी भी फोर्स की उन लोगों को जरूरत पड़े, जितने भी बल का उपयोग करना चाहे कर सकते हैं। ये उनको लोगों को राइट दिया गया है जब तक उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, इसके अलावा हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर के आगे, कि जब पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो अगर वो भागने की कोशिश करता है तो पुलिस, जैसे कि हम लोग इनकाउंटर सुनते हैं, पुलिस केवल उस कंडीशन में उस पर गोली चलाने का अधिकार रखती है जब उस ऑफेंस में उसकी पेनल्टी होती है, जो वो या तो डेथ सेंटेंस हो या फिर उम्र कैद। सिर्फ इसी कंडीशन में वो उसका इनकाउंटर कर सकती है, अदरवाइज पुलिस को कोई भी राइट नहीं दिया गया है किसी भी पर्सन पर गोली चलाने का। अब हम बात करते हैं अरेस्ट ऑफ अ वुमेन, कि एक जो महिला है उसकी गिरफ्तारी कैसे की जा सकती है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, एक लेडी पुलिस के बिना किसी भी वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जब वो किसी को मारने की कोशिश कर रही है और पुलिस भी उसी टाइम प्रेजेंस है, लेकिन उन लोगों के साथ लेडी पुलिस नहीं है,
तो उस कंडीशन में जो जेंट्स पुलिस है वो भी उसे अरेस्ट कर सकते हैं, बल का प्रयोग कर सकते हैं। बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट के बाद किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है कि हाँ उसकी जो अरेस्ट है वो नेसेसरी हो जाती है, तो जो लेडी पुलिस है वो जुडिशियली मजिस्ट्रेट को एक रिटन रिपोर्ट लिखेगी जो कि फर्स्ट क्लास का होगा। रिमेंबर इट, जुडिशियली मजिस्ट्रेट जो कि फर्स्ट क्लास का होगा, उसे ही वो अपनी रिपोर्ट लिख सकती है, भेज सकती है। और जब मजिस्ट्रेट परमिशन देगा केवल उसी कंडीशन में वो उसे अरेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब किसी महिला को अरेस्ट किया जाता है तो पहले उसे ओरली इंफॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन अगर वो खुद को अरेस्ट करवाने के लिए तैयार नहीं होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पुलिस है वो उसे अरेस्ट कर सकती है। लेकिन जब उन लोगों के साथ लेडी पुलिस हो, सिर्फ उसी कंडीशन में किसी भी महिला को इंटरोगेशन के लिए या फिर किसी भी और कंडीशन के लिए, किसी भी महिला को इंटरोगेशन के लिए या फिर किसी और कंडीशन के लिए पुलिस थाने या फिर किसी और स्थान पर नहीं बुलाया जा सकता, ये उसका राइट है। अगर महिला से पूछताछ करनी भी होती है तो उसकी फैमिली मेंबर्स के सामने, या वो अवेलेबल नहीं है तो आसपास के 5 पड़ोसियों के सामने उससे पूछताछ की जा सकती है। और जब किसी महिला को अरेस्ट किया जाता है तो उसे हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, सिर्फ अगर मजिस्ट्रेट की परमिशन है तो उसी कंडीशन में उसके ऊपर उसे हथकड़ी लगाई जा सकती है। अदरवाइज किसी भी महिला को अरेस्ट करते टाइम हथकड़ी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर किसी महिला की ऑफेंस किया है उसने, उसके बाद उसकी बॉडी एग्जामिन करवानी है या फिर कुछ और भी करवाना है, तो सिर्फ एक महिला डॉक्टर यानी कि एक लेडी डॉक्टर ही उसकी एग्जामिन कर सकती है। ये हमारा सेक्शन 53 का भी सबसेक्शन भी बात करता है कि जब एक लेडी की एग्जामिन करवानी होती है तो सिर्फ एक लेडी मेडिकल प्रैक्टिशनर ही उसकी एग्जामिन कर सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को किसी ऐसे स्थान से, ऐसे घर से अरेस्ट करना होता है जिसकी मकान मालकिन कोई औरत है, तो उस औरत को घर से बाहर आने का आदेश दिया जाएगा और जब तक वो घर से बाहर नहीं आती तो उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता और उसे बाहर लाने के लिए पूरे संभव प्रयास किए जाएंगे। उसी कंडीशन में वो उसे अरेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पर्सन हु मेड अरेस्ट, कि उस पर्सन के अधिकार और कर्तव्य के बारे में जो किसी को अरेस्ट करता है। सबसे पहले पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट करता है, जैसे कि या फिर प्राइवेट पर्सन भी करता हूँ, तो सबसे पहले उसे अपनी एक एक्यूरेट आइडेंटिटी बतानी होगी कि उसका नाम क्या है, वो किस पद पर तैनात है, अपने बारे में और भी जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी वो बतानी नेसेसरी होती है। इसके बाद अगर उस पर्सन ने कोई ऑफेंस पहले ही कमिट कर दिया है तब उसकी गिरफ्तारी हो रही है, तो उसके लिए पुलिस है जो वो एक मेमोरेंडम तैयार करेगी जिसके अंदर उसके जो ग्राउंड्स हैं जिनके अकॉर्डिंग वो अरेस्ट किया जा रहा है वो सारे मेंशन होंगे, और उसे अरेस्ट करने के बाद वो अटेस्टेड करवाएगा उस मेमोरेंडम को या तो किसी फैमिली मेम्बर से, अगर फैमिली मेम्बर अवेलेबल नहीं है तो उस लोकेलिटी के एक रिस्पेक्टेबल पर्सन से वो उसे सिग्नेचर करवाएगा, अटेस्टेड करवाएगा। इसके अलावा उसके क्या क्या राइट्स और ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जिस पर्सन को उसने अरेस्ट किया है उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी की ड्यूटी भी उसी पर्सन पर होती है जिसने उसे अरेस्ट किया है। इसके अलावा उसे अगर मान लीजिए कोई उसने बेलेबल ऑफेंस किया है तो उसके बारे में कि हाँ आपका जो ऑफेंस है वो बेलेबल है तो आप अपनी बेल ले सकते हैं, किसी को इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये भी उसका राइट है। उसे ड्यूटी है कि वो उसे बताए कि हाँ आपने बेलेबल ऑफेंस किया है और आप अपनी बेल ले सकते हैं। इसके अलावा जिस पर्सन को उसने अरेस्ट किया है उसे उसके सभी ग्राउंड्स के बारे में बताने का ड्यूटी भी उसी पर्सन की होती है जिसने उसे अरेस्ट किया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पर्सन हु अरेस्टेड, जिसे अरेस्ट किया गया है उस पर्सन के राइट एंड ड्यूटीज क्या क्या है। सबसे पहले फेयर ट्रायल, कि जो भी उसके साथ ट्रायल होगा वो एक फेयर होगा, ना ही उसके साथ किसी भी भेदभाव का प्रयोग किया जाएगा। सेकंड है हमारा राइट टू बेल, कि अगर उसने कोई बेलेबल ऑफेंस किया है तो उसे बेल का राइट दिया गया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि उसे अपने पसंद के एडवोकेट को चुनने का अधिकार है। जब पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करती है
उसे इंटरोगेट कर दिया, तो उस टाइम पर उस ऑफेंडर को ये राइट दिया गया है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया ये राइट कि वो अपनी पसंद के लॉयर को हायर कर सकता है या कॉल कर सकता है, और उसे अपने जिन जिन ग्राउंड्स के अकॉर्डिंगली उसे अरेस्ट किया गया है उन सब के बारे में जानने का भी पूरा अधिकार दिया गया है। और राइट टू एग्जामिन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, और जो हमारा मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वो हमारे मेडिकल काउंसलिंग एक्ट 1956 के सेक्शन 2 के क्लोज एच के अकॉर्डिंग उसकी जो जो क्वालिफिकेशन दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, या फिर किसी स्टेट में वो रजिस्टर्ड होगा एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, सिर्फ उसी कंडीशन में वो उसकी एग्जामिन कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्म फोर्सेज का। जो हमारी आर्म फोर्सेज है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सबको अरेस्ट से प्रोटेक्शन दिया गया है कि अगर ये लोग कोई, बेसिकली ये लोग ऐसा करते नहीं है, अगर ये लोग कोई ऑफेंस कमिट करते हैं तो जो पुलिस है वो इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती, केवल हमारी जब सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देती है उसी कंडीशन में उसे अरेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे प्रेसिडेंट, गवर्नर वगैरह के बारे में भी, प्रेसिडेंट और गवर्नर को भी प्रोटेक्शन प्राप्त है हमारे अरेस्ट से। हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए कोई एक पर्सन कोई ऑफेंस कमिट करता है और उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन जाता है, तो जिस टाइम पीरियड तक वो प्रेसिडेंट है उस टाइम पीरियड के अंदर उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 361 का क्लोज 5 बात करता है। ऐसा ही हमारा गवर्नर के साथ भी होता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंटिव मेजर्स की। प्रिवेंटिव मेजर्स DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में इसके प्रिवेंटिव मेजर्स डिस्कस किए गए हैं, जो कि हमारा 1996 का केस था, जिसमें कस्टोडियल डेथ थी कि पुलिस कस्टडी में किसी पर्सन की डेथ हो गई है। तो इसके जो डिसीजन है वो डॉक्टर AS आनंद ने दिया था कि द कोर्ट ऑब्टेन डेथ कस्टोडियल वायलेंस इंक्लूडिंग टॉर्चर एंड डेथ इन लॉकअप स्ट्राइक अ ब्लो एट द रूल ऑफ लॉ, कि अगर किसी पर्सन की कस्टडी में डेथ हो जाती है, पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पुलिस ऑफिसर की। और इस केस में एक रेफरेंस भी दिया गया था नीला भाटी वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का, जो हमारा 1993 का केस था। इसके बाद हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी, जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहले जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी की ड्यूटी उसी पर्सन पर होती है जो उसे अरेस्ट करता है। इसके अलावा उसे पुलिस कस्टडी में कोई भी उसके साथ जोर जबरदस्ती या फिर मार पिटाई नहीं हो सकती। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो जो पर्सन जो अरेस्ट किया गया ऑफेंडर है वो अपना सुप्रीम कोर्ट में या फिर मजिस्ट्रेट से अपने मेडिकल एग्जामिन की मांग कर सकता है। इसके अलावा और गाइडलाइंस दी गई थी कि जो पर्सन है उसे अरेस्ट किया जा रहा है उसके स्पीक ग्राउंड्स भी उसे बताए जाएं कि उसे किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है। ये सब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स थे। उम्मीद करती हूँ मेरी ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मैंने आज डिस्कस किया मीनिंग ऑफ अरेस्ट, जिसमें हम लोगों ने अरेस्ट के मीनिंग के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद मैंने डिस्कस किया बाय हुम अरेस्ट बी मेड, की जो अरेस्ट है वो कौन कौन कर सकता है, एक पुलिस ऑफिसर, एक प्राइवेट पर्सन और एक मजिस्ट्रेट। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया नोटिस बिफोर अरेस्ट, कि ये कब हुआ, कब इन्फोर्स में आया। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, की कब कैसे किस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया अरेस्ट ऑफ अ वुमेन, कि एक औरत की गिरफ्तारी किस प्रकार से की जा सकती है, उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं, राइट्स हैं एक वुमेन के। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पर्सन्स हु मेड अरेस्ट एंड हु अरेस्टेड, कि जिस पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है उसके क्या क्या राइट एंड ड्यूटीज हैं, कि उसके भाई राइट टू बेल है, अपने चॉइस के एडवोकेट से मिल सकता है, और जो पर्सन अरेस्ट करता है उसके क्या क्या राइट एंड ड्यूटीज़ हैं, कि उसे अपनी क्लियर आइडेंटिफिकेशन बतानी पड़ती है, एक मेमोरेंडम तैयार करना पड़ता है अगर ऑफेंस के बाद उसे अरेस्ट किया जा रहा है। अगर ऑफेंस से पहले कर रहा है तो उसे ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ अगर उसे लगता है कि कोई पर्सन ऑफेंस करने वाला है या फिर वो उसकी प्लानिंग कर रहा है तो उस टाइम वो उसे ऐसे भी अरेस्ट कर सकता है विदाउट मेमोरेंडम के।
इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट की, किस किस को प्रोटेक्शन है अरेस्ट से, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हमारी आर्म फोर्सेज को और हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर को। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया प्रिवेंटिव मेजर्स और सेफगार्ड्स के बारे में, जो कि हमारे DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में दिए गए हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मेरी प्रेजेंटेशन से आप लोगों को अपने टॉपिक क्लियर करने में कुछ मदद मिली होगी। धन्यवाद।